आप देश के किसानों की उपज को ले लेंगे, उसे अवैध तरीके से भंडारण करेंगे और फिर काला बाजारी करेंगे। उसको रोकने के लिए जो कानून बना हुआ है उसको हटाने के लिए देश के किसानों की आज़ादी की बात की जा रही है। इससे दोहरा शोषण होने वाला है। एक, हमारे देश के किसानों की फसलों को पौने पौने दाम पे लूटा जाएगा और दूसरा, उसकी काला बाजारी करने के लिए बाजार में उसका कमी करके उसकी आपूर्ति के दौरान भी डबल दोहरा मुनाफाखोरी कंपनियों के माध्यम से की जाएगी। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, वो है जो हमारे देश के अंदर जो अभी खेती किसानी कर रहे हैं किसान, उन किसानों की खेती किसानी करने वाले किसानों को उन्हीं के खेतों में मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला ये कहा जा रहा है कि जो किसान हैं उनके लिए बाजार खुला हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जो डर है, हमारे देश में अभी एमएसपी का मामला, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मामला है, वो खटाई में पड़ने वाला है। और मैं इसके लिए अरुण जी आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर जिस दिन इसको 5 जून को लाया गया, मैं देश के किसानों को और देश के किसानों के योगदान की तरफ पहले आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में 30 जनवरी को कोरोना आया था और 24 मार्च को हमारे देश में तालाबंदी कर दी गई। तालाबंदी का मतलब हमारे देश का रेल सेवा, बस सेवा, जहाज़ों को, उद्योगों को, व्यापार को, साप्ताहिक बाजार और होटलों को, तमाम गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। और 68 दिन के लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के अंदर जिन लोगों की जान गई, जिनके आंकड़े नहीं है सरकार के पास, एक जो स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों का उपचार कर रहे थे, उनमें से जो डॉक्टरों की शहादत हुई उसकी सूची सरकार के पास नहीं है। जो नर्सों की शहादत हुई, जो स्वास्थ्य कर्मियों की शहादत हुई, जो पुलिस कर्मियों की शहादत हुई और जो एम्बुलेंस कर्मियों की शहादत हुई, उसकी सूची भारत सरकार के पास नहीं है। सरकार ने संसद में बताया। और दूसरा, जब 24 मार्च को लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा सड़कों पर, क्योंकि होटल बंद थे, ढाबे बंद थे, कहीं खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे जो पैदल चलते चलते जो मजदूर सड़कों पर भूख से मरे, वो सूची सरकार के पास नहीं है। जो चलते चलते पैदल गाड़ियों से रौंदे गए, कुचले गए, वो सूची सरकार के पास नहीं है। जो चलते चलते रेल की पटरियों पर मर गए, कट गए रेल के नीचे, उनकी सूची सरकार के पास नहीं है। और जब सरकार ने रेल की व्यवस्था शुरू की, श्रमिक रेल के नाम पर, उसमें जो रेल रास्ते भटक गई, एक दिन का सफर 6-6 दिन में पूरा कर रही थी, उनमें जो मजदूरों की जान गई उसकी सूची सरकार के पास नहीं है। और बाकी जो पूरा देश बचा, उसको बचाने में हमारे देश के किसानों का योगदान है। कृषि प्रधान देश है, उद्योगों पर ताले, व्यापार पे ताले, रेल पर ताले, बसों पे ताले, जहाजों पर ताले, होटलों पर ताले, ढाबों पर ताले थे, बाजारों में ताले थे, पूरे मॉल बंद थे, लेकिन देश जिंदा रहा। ये योगदान हमारे किसानों का है। और किस दिन लाए गए ये 3 विधेयक? मैं 3 विधेयकों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, जो सवाल आपने कहा जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार गाल बजा रही है, उनके नाम बड़े विचित्र हैं। आवश्यक वस्तु विधेयक संशोधन विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये 3 विधेयक हैं हमारे देश के अंदर। इन 3 विधेयकों को मैंने आपको बताया। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो हमारे देश के किसानों के पास अधिकार है वो छीनने वाला है। दूसरा, जो आज हमारे देश के किसान खेती कर रहे हैं उनको खेतों में मजदूर बनना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में अवैध तरीके से भंडारण करके काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए मैं प्यारे देशवासियों आपसे जानना चाहता हूं, हमारे देश में काला बाजारी ना हो, अवैध भंडारण को ये रोक लगी है पिछले 70 साल से। ये मोदी सरकार उसे हटाना चाहती है। क्या हमारे देश के किसानों की भंडारण की क्षमता है? क्या भंडारण की क्षमता करा रहे हैं आप मुकेश अंबानी और अदानी के लिए? देश में चीन ने कब्जा कर लिया, इस पर लोगों का ध्यान न जाए। देश की सरकार चीनी कंपनी को ठेका दे रही है कब्जा करने के बाद, इस पर ध्यान न जाए। इसलिए बीच में ये विधेयक लाए गए ताकि सारा का सारा ध्यान किसानों की तरफ चला जाए। और यही नहीं, इसी में आपने देखा 15 जून को हमारे देश के
किसानों जवानों की 20 जवानों की साथ हत्या कर दी गई थी पीट पीट करके। 76 जवान जब घायल हुए थे। और अभी आपने देखा संसद के अंदर हमारे देश में न तो स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टरों की, नर्सों की, पुलिस कर्मियों की, एम्बुलेंस कर्मियों की जिनकी शहादत हुई उसकी गिनती छोड़िए, जो मजदूर सड़कों पर पैदल चलते भूख से मरे, गाड़ियों से कट के मरे, कुचल के मरे, उनकी गिनती छोड़िए। हमारे गलवान घाटी में 20 जवान उसी दिन शहीद हो गए थे और 76 जवान जो घायल हुए, उन जवानों में से हवलदार बिशन सिंह जो 60 दिन बाद जिनकी शहादत हुई। दुख और अफसोस की बात है मेरे देश के नागरिकों, मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, ये नालायक और गद्दार सरकार हमारे सीमा पर शहीदों की संख्या का भी हिसाब किताब नहीं रखती है। दुख की बात है कि हमारे गलवान घाटी के शहीदों की संख्या 21 हो चुकी है। 20 तो उसी दिन 15 जून को और 21वें बिशन सिंह हवलदार की शहादत अब हुई 60 दिन बाद अगस्त में जा करके। और संसद के अंदर 20 शहीदों की आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मैं भारत के करोड़ों किसानों की तरफ से और सेना में करोड़ों किसानों के जो पुत्र हैं, लाखों किसान पुत्र जो सेना के जवान देश की सीमा पर लगे हुए, उनसे और मैं भारत में विपक्ष के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, आप सब लोगों को हमारे गलवान घाटी के 21वें शहीद हवलदार बिशन सिंह के लिए भी एक दिन के लिए 2 मिनट का शोक सभा का संसद के अंदर आपको प्रस्ताव लाना चाहिए। नहीं तो ये हमारे देश के सैनिकों की शहादत के साथ भी अपमान है। यही नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, उस खेल को समझना पड़ेगा। हरियाणा में गेहूं की खरीद हुई। गेहूं की खरीद फरोख्त से पहले अप्रैल का आप उठाकर देखिए, अखबारों में, टेलीविजनों में मेरे भारत के पढ़े लिखे युवाओं से मैं बात कर रहा हूं, आप गूगल में जाकर देखिए, ई पेपर में खंगालिए। 12 अप्रैल को भारत के HDFC बैंक को बैंक ऑफ चाइना ने खरीद लिया। 1,75,00,000 शेयर उसके खरीदे। और आपको बताना चाहता हूं, 20 अप्रैल से हरियाणा के गेहूं बिकने शुरू हुए। 7 मई से गेहूं की पेमेंट आई और जो रकम आई कि पेमेंट सरकारी खजाने से आढ़तियों के पास, उसके लिए हरियाणा सरकार की जो मार्केटिंग कमेटी है, मोदी सरकार की तरफ से जो हरियाणा में मार्केटिंग कमेटी है, उसने सब आढ़तियों को आदेश किया, किसी भी किसान को आप सीधा पेमेंट नहीं करेंगे। किसान अपना कमीशन काट करके सारा का सारा पैसा HDFC बैंक की पंचकुला शाखा में जमा कराए। 22,000 करोड़ रुपए हमारे हरियाणा के किसानों के गेहूं की फसल के जो आढ़तियों ने उनको पेमेंट करनी थी, जो सरकारी खजाने से आढ़तियों के अलग अलग बैंक खातों में आई थी, वो बैंक खातों में आई हुई रकम जो चीन का बैंक बन चुका HDFC, उसके खाते में पंचकुला में ट्रांसफर कराया गया और 7-8 दिन का इंटरेस्ट भी HDFC बैंक ने उठाया। मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपको बताना चाहता हूं, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि 5 मई को चीन कब्जा करता है हमारी गलवान घाटी में और 7 मई से हरियाणा के किसानों के गेहूं का पैसा आढ़तियों के पास पहुंचता है। और भारत की सरकार और हरियाणा की मोदी सरकार कहती है, अब आप इस पैसे को किसान को सीधा नहीं देंगे, आप पहले जो चीन ने 1,70,00,000 का शेयर खरीद लिया HDFC बैंक, पहले उस पैसे को वहां डालिए और 22,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है HDFC बैंक की तरफ से। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, सीमा पर सैनिकों की शहादत के बाद आपने देखा इनको मालूम ही नहीं था, या जो जान करके बताना नहीं चाहते थे। 15 जून को शहादत हुई, किसी ने मुंह नहीं खोला, कहीं प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। 17 जून को कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी, उसमें मोदी जी ने मुंह खोला और 17 जून को ही चीन के एक बैंक AIIB बैंक से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्ज लिया। तो मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं, जिस चीन ने हमारे देश की सीमा में घुसकर हमारे 20 जवानों को वहीं पर मार डाला, 76 जवानों को घायल किया, जिनमें बिशन सिंह हवलदार की 60 दिन बाद शहादत हुई, और हमारे देश का गृह मंत्री संसद के अंदर कहता है
हमारी सीमा में चीन से कोई नहीं घुसा। ये देश के वफादार नहीं, देश के गद्दार हैं। संसद में भी झूठ बोलते हैं। शहादत हमारी 21 जवानों की हुई, 20 बताते हैं। चीन हमारे 1000 वर्ग किलोमीटर में कब्जा करके बैठा है, कहते हैं कि वो जमीन हमारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में 19 तारीख के बाद बोला क्यों? 17 जून को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज लिया था। अब आप समझ लीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि भारत की सीमा पे कहां कहां चीन ने कब्जा कर रखा है, तो मोदी सरकार कहती है हम देशद्रोही हैं। हम कहते हैं मोदी जी, हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर है। अरबों अरब रुपए आपने उसमें इकट्ठा किया राहत पहुंचाने के लिए। मेरे भारत के किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, मछुआरों, गांव के गरीबों से लेकर शहरी गरीबों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत राशि तैयार कर ली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सब पढ़े लिखे युवाओं से आग्रह करता हूं, 25 करोड़ के लगभग परिवार हैं, एक एक परिवार के हिस्से 80 हजार रुपए आता है। अब आप बताइए, 20 लाख करोड़ रुपए को भी मोदी ने ठिकाने लगा दिया, लोगों को हिस्से 80 हजार रुपए परिवारों को नहीं मिल रहे हैं।